क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका जिस बेस पर सिलेक्शन हुआ है वही यदि आपका बेस कमजोर है तो अच्छा यानी कि इंप्रेशन नहीं जाएगा। अब विषय को आपने पहले से पढ़ा है, आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रखें कि मुझे आता है विषय। एक पॉजिटिव थिंकिंग ये बना के रखें कि मुझे विषय के बारे में जानकारी है। लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान रखें कि दो तरीके से विषय का प्रस्तुतिकरण है। पहले आपका लिखित परीक्षा थी तो वहां पर आपके ज्ञान का यानी कि परीक्षण किया गया और आप उस ज्ञान के परीक्षण में सफल हुए हैं, इसीलिए आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं। अब विषय वही रहेगा लेकिन आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले आपने विषय को पढ़ा था और उसको आपने अपने प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख करके, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख करके आपने तैयारी की थी। अब आपका नजरिया यह होना चाहिए कि विषय को आपने जो पढ़ा उसको कितना समझा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विषय को पढ़ने के बाद कितनी समझ विकसित हुई है। पढ़ना एक अलग बात होती है और समझ विकसित होना एक अलग बात होती है, क्योंकि समझ तभी विकसित होती है जब आप विषय को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से चीजों को यानी कि उसमें अपनी यानी कि एक नजरिया बना लेते हैं, अपनी एक राय बना लेते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसमें आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है उस पर आज चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए, आपका डीप नॉलेज होनी चाहिए विषय के बारे में। और यदि विषय की आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपको अपनी राय बनाने में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जब आपको उस विषय के बारे में फैक्ट ही नहीं पता है, आपको उस विषय के उस टॉपिक की जानकारी ही नहीं है, तो फिर आप अपनी राय कैसे बनाएंगे? जब तक आपके पास में एक बेस नहीं होगा, उस टॉपिक से संबंधित जानकारी नहीं होगी, तब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी। तो आपको अब क्या करना है उसके लिए कि ये नहीं कि था पूरा सिलेबस जो हमने पढ़ा था उसको पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अब आपकी जो सीधी सीधी हेडिंग दी है 10-10 यूनिट है हर सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट जो है हर सब्जेक्ट में 10 यूनिट है। तो जो यूनिट का टॉपिक है स्टार्टिंग वाले 2-3-4 यानी कि यूनिट 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो जो बेसिक चीज है ना तो उसको आप सीधा सीधा ले लीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट के आपका जो यूनिट है, हर यूनिट की जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक्स को आप यानी कि बेस बना लीजिएगा। उन्हीं के इर्द गिर्द चीजें पूछी जाती हैं। जब चर्चा बहुत ज्यादा डीप में होती है तभी जाकर के आपको उसमें जाएगा, अदरवाइज उनके लिए चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है और आपको वैसे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमने सब कुछ कर दिया है। मतलब यह है कि हमने आपको हर विषय में हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं और उनके आपके मॉडल आंसर भी लिख दिए हैं। तो सारे काम हमने आपका कर दिया है। बस आपको एक ही चीज करनी है कि आप यदि उसको पढ़ रहे हैं तो आप उन्हीं को पढ़ लीजिए। फिर ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट जो मैंने लिख करके दिया है वही परफेक्ट आंसर है, उसमें आपको एक मैंने मॉडल दे दिया है। यदि आप चाहे तो उसमें कुछ चीजें अपनी समझ के अनुसार विकसित की गई जो समझ है उसके अनुसार कुछ उसमें चीजें जोड़ सकते हैं, कुछ चीजें घटा सकते हैं। लेकिन आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने उसमें दे दिए हैं और सारे क्वेश्चंस के उसमें मैंने मॉडल आंसर भी लिख करके आपको दे दिया। तो आपका काम मैंने बहुत आसान कर दिया है। बस ये है कि आप अपनी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट यही आपको आंसर देना है, लेकिन एक मॉडल आंसर दे दिया मैंने कि यदि कुछ नहीं आ रहा है आपको तो ये आंसर आप दे सकते हो। यदि आपकी खुद की कोई समझ है और यदि उस क्वेश्चन में आपको लगता है कि कोई चीज हमें चेंज करना है तो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी कर सकते हो। हर विषय से संबंधित मैंने प्रश्न बना करके उसमें डाल दिए हैं, हर आपका स्टार्टिंग जो होती है उससे लेकर के वो लास्ट तक। अब इसमें जो हर विषय के बारे में जहां चर्चा शुरुआत होती है, यदि आपको बहुत हल्के फुल्के तरीके से लिया जा रहा है तो वहां पर सीधे सीधे चर्चा होती है कि आप अपने विषय का अर्थ बताएं, अपने विषय की परिभाषा बताएं, आपका विषय का क्षेत्र कौन कौन से यानी कि किस किस क्षेत्र को कवर करता है, स्कोप्स क्या है आपके सब्जेक्ट के। फिर आपका सब्जेक्ट का नेचर क्या है, यदि आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो उसका नेचर भी डिस्कस किया जाता है। साइंस का तो सीधा साइंस का नेचर है,
साइंटिफिक नेचर है उसका। आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं तो पूछा था ये कला है या विज्ञान है, तो कला क्यों माना जाता है और विज्ञान क्यों माना जाता है, इसके पॉइंट आपको तैयार करना। इसके बाद हर सब्जेक्ट के सीधा सीधा कि आपके सब्जेक्ट की क्या उपयोगिताएं हैं या आपके सब्जेक्ट का क्या क्या महत्व है, ये सारे प्रश्न यानी कि आपसे संभावित होते ही हैं, हर विषय से होते हैं। तो ये भी हमने आपको बना करके दे दिए हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिए। फिर आपका जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसमें एक चीज खास और आ जाती है कि आपके विषय के लेखन की पद्धतियां क्या है ना, हर विषय के लेखन की पद्धतियां होती हैं, तो वो मेथड्स आपका यानी कि या उसके लेखन के आयाम क्या क्या है ना, अप्रोचेस क्या होती हैं, तो वो सारी बातें यानी कि हर विषय से संबंधित बनती हैं। तो इन विषयों को भी हमने मतलब इन टॉपिक्स पर भी हमने क्वेश्चन बना दिए हैं और इनके मॉडल आंसर भी बना दिए, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यह है कि आपका सब्जेक्ट पर बहुत एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी पकड़ से मतलब यह है कि आप उस विषय में लगभग हर चीज को कवर कर लें, ठीक है, तो वो आपका एक यहां वीकनेस खत्म हो जाएगी। और आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, मैंने कहा ना कि वो पढ़ चुके हैं आप यानी कि बेसिक चीजों को एक बार लेकिन रिवीजन जरूर कर लें। और कुछ नहीं तो आप मेरे द्वारा तैयार किए गए सारे क्वेश्चन ही पढ़ लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, इसके बाद साक्षात्कार में एक अच्छा इंप्रेशन जब जाता है कि विषय को नवीन शोधों के साथ में जोड़ दें आप, यानी कि कोई भी नया इन्वेंशन हुआ है, नया यानी कि रिसर्च आपने यदि की है, मतलब आपने किसी विषय पर यदि पीएचडी की है तो सबसे इंपॉर्टेंट वही हो गया, क्योंकि नवीन शोध तो आपके द्वारा ही कर लिया गया ना, कि नए फैक्ट सामने लाए गए हैं, तो उन फैक्ट पर यानी कि आपका खुद का नजरिया है वो तो आपको सबसे पहले पता होना ही चाहिए। उस विषय से संबंधित जो भी आपने रिसर्च किया है, तो रिसर्च से संबंधित सारी बातें आपकी कि वही रिसर्च करते समय आपने कौन कौन सी पद्धतियों का यूज किया, कौन से आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया और कौन कौन से आपने रिसोर्सेस का यूज किया। फिर जब आपका वो हो चुका है पीएचडी, तो उस पीएचडी का विषय जिस पर है उसका समाज में क्या योगदान हुआ, आपने विषय को क्या दिया, ये यानी कि शोध का। इसके बाद और किसी के द्वारा जो भी शोध नए नए किए गए हैं, तो वहां पर आपको अपने विषय में कहां उपयोगिता दिखाई देती है उस शोध की, तो वो चीजों को भी जोड़ करके आपको देखते हैं, तो एक अच्छा यानी कि आपका इंटरव्यू पर इंप्रेशन जाएगा। कि मैंने कहा है कि यहां पर आपको नजरिया तय करना है, अपनी राय बनानी है, और जितने अपडेटेड होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका इंप्रेशन वहां पर जाएगा। इसके बाद अगला जो है, विषय के हर टॉपिक पर अपनी स्पष्ट राय रखें। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत कम बीच का रास्ता मिलता है, आपको एक स्पष्ट राय रखनी होती है। वहां निबंध नहीं लिख रहे हैं, ना क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, समझ रहे ना, कि पक्ष में ये बात है और विपक्ष में ये बात है, आपको एक ही बात करनी है। जैसे हिस्ट्री का आसान सा टॉपिक सभी लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिसे मानो उन्होंने चर्चा की कि 1857 की क्रांति देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं था, तो आपको एक ही बात बतानी है, था या नहीं था। सिर्फ यानी कि सैनिक क्रांति थी या देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये आपको तय करना पड़ेगा। और जो भी आपने कहा वो सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं बैठेंगे इसमें से आप टिक लगा दो, 2 ऑप्शन हमने आपको दिए हैं, वो आपके ऑप्शन टिक नहीं करवा रहे हैं। यहां पर आपने जैसे ही कहा कि हाँ देश का प्रथम यानी कि स्वतंत्रता संग्राम था, तो कैसे आप मानते हैं, अपने तार्किक तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो प्रश्न का उत्तर है बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए, तार्किकता सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो है हर प्रश्न के उत्तर में क्या तार्किकता दिखनी चाहिए, लॉजिक दिखना चाहिए। हर विषय के में होना चाहिए, ये नहीं कि था वो साइंस का विषय तभी लॉजिकल होता है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो भी यानी कि लॉजिकल होता है। आपका हर आंसर में एक इंप्रेसिव तरीके से लॉजिक दिखना चाहिए।
तभी जाकर के माना जाता है कि हाँ आपके विचार स्पष्ट हैं। और बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। एक आपने जो स्टैंड ले लिया है, फिर उसी से रिलेटेड और चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, और जितनी बातें आपकी डीप में जाएंगी उतने आपके लॉजिक और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। यदि आपके लॉजिक स्ट्रांग नहीं है तो आप मान के चलिए कि बहुत ही लचर व्यक्ति है, आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। मतलब यह है कि आपने चीजों को पढ़ा तो है लेकिन आपने समझा नहीं है, आपने कोई स्पष्ट राय नहीं बनाई। बिल्कुल जो शीशा है ना वो साफ दिखना चाहिए चेहरा, कोई चीज धुंधलेपन में नहीं होना चाहिए। यह तो हमें पता ही नहीं है चलेगा, और यदि पता है तो उसमें कहीं धुंधलापन नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ शीशे की तरह, बिल्कुल सब क्लियरिटी आपकी दिखनी चाहिए उसमें। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं भी संदेह की स्थिति न रखें, अपनी जो भी है हर विषय पर स्पष्ट राय रखें। और यदि नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा सॉरी बोलोगे सर मुझे जानकारी नहीं है। तो वजह नहीं कि आप वहां कंफ्यूज एक पर्सनालिटी देखें, उससे बेहतर है कि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखें। मना करना भी गलत नहीं होता है, वो भी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के दिखाता है कि हर कोई हर चीज जानता हो, ऐसा संभव है ही नहीं है। तो बेहतर है कि आप इनके कंफ्यूज रहें, उससे बेहतर है कि आप एक स्पष्ट राय रखें अपनी। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रश्नों के उत्तर देते समय वहां सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वहां पर आपके वो सब्जेक्ट के टर्म्स दिखाई देना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की तरह चर्चा ना करें आप वहां पर, क्योंकि आप पर अपने विषय का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। वार्ता के समय जब आपसे चर्चा हो रही है तो आप अपने सब्जेक्ट के जो मेन जो टर्म्स होते हैं, और खास करके साइंस वाले स्टूडेंट को तो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं उनका यूज करना है। और आर्ट्स के भी हर सब्जेक्ट में एक टर्मोलॉजी होती है हर विषय की, उसी पर आप इनकी चर्चा करेंगे। उसी तरीके से सामान्य चर्चा नहीं करें, क्योंकि जो विषय की चर्चा है वो आपके विषयों को सिद्धांतों के साथ में है, आपके विषय की समझ दिखाता है कि यदि आप टेक्निक मतलब जो टर्मोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि हाँ आपका सब्जेक्ट पर पकड़ है। अन्यथा आपका एक सामान्य परसेप्शन बनता है, आपके लिए उनकी जो राय बनेगी सामान्य व्यक्ति की तरह बनेगी, क्योंकि आपने वहां पर कोई विषय का ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन ही नहीं दिया, उनको ऐसी बातें ही नहीं दिखाई दी, आपने ऐसी छाप ही नहीं छोड़ी कि आपके बारे में कोई अच्छी राय बना पाए हो। तो ये ध्यान रखें कि चर्चा के समय आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही सार्थक होना चाहिए और विषय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये सारी बातें आपको अपने विषय को तैयार करते समय ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न के उत्तर सामान्य होते हैं, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर में गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। अब आप ये है कि इन विषयों या अपने विषय को तैयार कैसे करें। ठीक है, एक सामान्य सी चीजें कुछ ऐसी भी पूछ ली जाती हैं जो आपको बड़ा सरल सी लग रही हैं, लेकिन वहां बड़ी उलझन भरी भी हो जाती हैं। उलझन भरी यह है कि सबसे पहले तो यह है कि कई लोग इसी बात को नहीं जवाब नहीं दे पाते हैं कि साहब उनके विषय क्या थे। समझ रहे ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के जो आपके जितने भी विषय रहे हैं, तो वो एकदम से आपको याद होना चाहिए कि वहां सोच रहे हैं बैठ करके, ये तो बहुत खराब स्थिति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इस टॉपिक के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, ना? तो पढ़ी तो कुछ भी नहीं थी, बोले 20 क्वेश्चन सीरीज पढ़ी थी, है ना। यदि आर्ट्स उसका स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग वाला, तो शिवानी गाइड पढ़ी थी, है ना। साइंस में कौन सी आती है वो, है ना, इसी टाइप की नहीं वो पढ़ करके पास हुए। तो आपको ये चीज तो बिल्कुल पता होना चाहिए, कम से कम एक बुक उस टॉपिक की आपको पता होना चाहिए कि जिस पर आपसे पूछा जा सके, या आपसे पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दे सके। अन्यथा यह है कि ये माना जाता है कि अरे मतलब इसने कोई टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ी है, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी है, तो ये अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, है ना। ये अपने स्टूडेंट को भी यही कहेगा था वो 20 क्वेश्चन सीरीज खरीद लेना, बोले और उसमें भी 20 में हम कम कर देंगे, टिक कर देंगे, आप पढ़ लेना। समझ रहे ना। तो ऐसे प्रोफेसर बनने जा रहे हो क्या? नहीं, आप ऐसे प्रोफेसर बनने जा रहे हो कि अपने स्टूडेंट को हायर स्टडी के लिए, डीप स्टडी के लिए मोटिवेट करेंगे। समझ रहे ना।
वो तभी कर पाएंगे जब आप इस टाइप के बने। तो पहले चलो गलती से उस समय नहीं पढ़ा आपने, लेकिन कम से कम यूजीसी नेट क्वालिफाई किया होगा तो उस समय पढ़ा होगा आपने, और उस समय भी आपने पीवाईक्यू लगा ली हो, है ना, और यानी कि प्रैक्टिस कर ली हो, है ना, तुक्केबाजी कर ली। मतलब ये है कि तुक्के से तो कभी एग्जाम नहीं निकलता है, लेकिन ये है कि आपने टिक मारने की अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो उससे आपका पास हो गया। लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में तो एक आपकी समझ होनी ही चाहिए। तो आप यानी कि अपने विषय लिखें और विषय से संबंधित जो क्या एक कम से कम बुक जरूर लिख लीजिएगा, है ना। और यदि उस समय दर्शन नहीं किए हो तो इस समय थोड़ा बहुत उसके बुक के दर्शन कर लो, ठीक है। तो ये मतलब हल्कापन नहीं दिखाई देना चाहिए आपके व्यक्तित्व में, अरे ये तो वही आ गए ऐसे ही और अब इन्हीं जहां भी पहुंचेंगे तो ऐसे ही कुछ करेंगे। तो ये चीजें आपकी वहां रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपने तैयार कर लिया वो आपका कहां पर है, वो आपके सीपीयू में है। सीपीयू कहां पर है, ये आपका है ना। ये सारा कुछ आपने क्या किया, उसको इनपुट दे दिया है। अब आउटपुट कहां से आएगा, यहां से आएगा नहीं। और आपका जो आउटपुट है वो तभी अच्छा आएगा जब आप प्रोसेस में लाएंगे। किस चीज को, बोलने की प्रोसेस में लाएंगे। कितना भी आपने अच्छा तैयार कर लिया, बहुत अच्छा तैयार कर लिया, क्या समझे, वो यानी कि जबान तक नहीं आता है यदि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो। और वो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप बोलने का अभ्यास करते हैं। जितनी आप यानी कि बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। और उसमें दो तरीके से बोलने का अभ्यास करें, एक विषय को पढ़ाने के समय बोलने का अभ्यास, और दूसरा यानी कि आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, मॉक इंटरव्यू दे करके, वो यानी कि आप अपनी जो बहुत ही चीजें उलझी हुई होती हैं उनको एक कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करो। अदरवाइज क्या होता है कि आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है ना। एक दो लड़के मैंने ऐसे देखे था, उनको बहुत आता है, नॉलेज बहुत है, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हैं, जबान नहीं खुल रही उनकी, तो वो सब नॉलेज बेकार है। और कॉलेज के प्रोफेसर को क्या करना है, बोलना है। भाई आपके पास में कितना है तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। संचार कौशल आपका बहुत जबरदस्त होना चाहिए, तब जाकर के आप अपनी बात को स्टूडेंट तक पहुंचा पाएंगे। तो ये चीज आपको डेवलप करनी है ना। मैं बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर आए तो वो यानी कि इस कदर यानी कि उनका वो था कि कम्युनिकेशन है ही नहीं है, बहुत नॉलेज आता है ना, लेकिन जब उनसे बोलने के लिए कहा जाता है तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको टीचिंग भी करनी है और यानी कि बोलने का प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है।